दोस्तों मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस ऑनलाइन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। बताओ भाई, उस वास्तुकार का नाम बताइए जी। एग्जाम क्लासेस जी, प्यार भरा नमस्कार स्वीकार किया जाता है आपका। अंजलि वर्मा जी नमस्ते। अमर सिंह जेठा जयसवार नमस्कार जी, नमस्कार। शिखा तिवारी जी नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है आपके अपनी क्लास नित्य क्लासेस। भाई जल्दी से जोड़ते रहिएगा सभी को। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, पथ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बस जितने भी ऐसे दीन दुखी है ना, जो ये सोच रहे सर हमें एक बेहतर क्लास मिल जाए, बस एक अच्छे से टीचर मिल जाए जो हमें अच्छे से गाइड कर सकें, बेहतर पढ़ा सकें और पैसे को ना कहें, तो ऐसे तो भैया तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो फिर क्यों ना ऐसे सर का प्रचार किया जाए। अंजलि वर्मा जी 55 का बी आंसर। बीरू द्विवेदी जी हमसे जुड़ चुके बी आंसर के साथ। एग्जाम क्लासेस कह रहे हैं लुटियांस जी होगा। ओह अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है सर एडविन लुटियांस। एडविन लुटियांस को किसका आविष्कारक माना जाता है या डिजाइन करता माना जाता है? दिल्ली का। उस दिल्ली का जो वर्तमान में भारत की राजधानी है। अच्छा ये बात बताओ कमेंट बॉक्स में, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? बताओ भाई, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन हुआ करती थी, उसको आप बताना है, जल्दी बताओ। सर जी आज तबीयत खराब है फिर भी। चलिए एग्जाम क्लासेस जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपकी तबीयत खराब है उसके बावजूद भी आप हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा भी मनोबल बढ़ता है जब हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए भाई आगे देखिए, ये थे वो माउंट लुटियांस और उनके साथ कौन थे? हर्बर्ट। देखो हर्बर्ट बेकर, एडमंड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली की अहम इमारतों के डिजाइन तैयार किए थे। एडमंड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने साथ मिलकर डिजाइन किया था। मतलब दोनों लोग ऐसे थे जिन्होंने साथ मिलकर दिल्ली को सजने और संवारने का काम किया। उस दिल्ली को जिस दिल्ली में आज आपको लाल किला देखने को मिलेगा, लोटस टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, लाल किला, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, बहुत सारे चीज आपको, चिड़ियाघर और राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन का निर्माण भी इन दोनों ने ही डिजाइन किया था। एक दिन के लिए प्रयागराज, किसने कहा एक दिन के लिए प्रयागराज? हाँ कोलकाता वाले बिल्कुल सही है। और ये जो एग्जाम क्लासेस हैं ये मुझे अच्छा लगता है कि जब इतनी छोटी छोटी जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। जो प्रयागराज है ना, ये उत्तर प्रदेश की भी राजधानी रहा है और देश की भी राजधानी रहा है। ठीक है, कोलकाता उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की राजधानी हुआ करती थी बिफोर दिल्ली से पहले। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? भाई शेयर करिए फटाफट, जल्दी सेशन को शेयर करें। देखिएगा लुटियांस को साल 1930 में 1 जनवरी को ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का नाइट कमांडर बनाया गया था। क्या बनाया गया था भाई? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का नाइट कमांडर बनाया गया था। दोस्तों ये जानकारी जो मैं अभी आपके सामने देने जा रहा हूं, ये जानकारी है खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो मन में ये बनाकर बैठे कि इसी बार हमें यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट क्वालिफाई करना है और इसी बार नौकरी लेनी है और इसी बार मास्टर बन के दिखाना अपने मोहल्ले, पड़ोस, घर परिवार और रिश्तेदार वालों को। चलिए संग्राम बैच का आगाज हुआ है आपके सामने अनअकैडमी की तरफ से और कंप्लीट बैच कोर्स फॉर यूपीटेट 21 के लिए आपके लिए दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों अतुल तिवारी मैथ्स एंड साइंस संभालेंगे। अतुल तिवारी यानी मेरे नाम राशि, बहुत ही मुझे उम्मीद है कि बेहतर पढ़ाते हैं सर। चलिए सौरभ पांडे जी सीडीपी आपको पढ़ाएंगे। चांदनी, आहा कितना खूबसूरत नाम लेके हमारे साथ उपस्थित है, चांदनी ईवीएस आपको पढ़ाएंगे। प्रेम सागर हिंदी एंड संस्कृत पढ़ाएंगे और आपका आशुतोष इंग्लिश पढ़ाएंगे। आनंद मिश्रा जी एसएसटी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बैच। और दोस्तों इस बैच का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एलके लाइव के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एलके लाइव यानी ललित कुमार धमानिया, डॉक्टर ललित कुमार के जो लिंक से आप ओपन करोगे तो 10 से 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में
डेसिनगर नाडु कहा जाता था? बताओ भाई किसको कहा जाता था? जल्दी से आंसर करो भाई, फटाफट जल्दी तेजी के साथ आंसर करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की आज श्रृंखला आपके सामने है। देखते हैं कितने बच्चे इस श्रृंखला का आनंद ले पाते हैं। करिए जी, नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है सर आपका भी जी। अब बहुत बढ़िया, अब होगा महासंग्राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे होते हैं बच्चे। अब होता है महासंग्राम। वीर द्विवेदी एजुकेशन हब तृप्ति जी को नमस्कार कह रहे हैं जी, स्वीकार करें। चलिए देखो, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगर नाडु कहा जाता था? कोल्लम, मैसूर, मदुराई या चित्तौड़? मदुराई या चित्तौड़? देखो मैंने आपसे कहा था भारत का सबसे नीचा शहर, मतलब सबसे नीची जमीन पर बसा हुआ शहर कौन सा है? मदुराई शहर था। लेकिन इसका आंसर कौन सा है? कोल्लम है। क्या भैया? कोल्लम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर विनोद कार्तिक सर ईवीएस नहीं पढ़ाते? बिल्कुल पढ़ाते हैं। विनोद कार्तिक सर की क्लास इवनिंग में चलती है, शाम को मैं आपको बताऊंगा कितने बजे चलती है। अभी आपको आपकी जानकारी कमेंट बॉक्स में टेक्निकल टीम के माध्यम से डाल दी जाएगी कि विनोद कार्तिक सर की ईवीएस की क्लास बहुत ही शानदार वाली और दमदार वाली क्लास कब से चलती है। भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में टेक्निकल टीम बताएं विनोद कार्तिक सर की क्लास कब चलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। देखिए भाई, कोल्लम यानी कोलम, जिसे पहले किलौन के नाम से जाना जाता था और भारत और केरल राज्य में अरब सागर के किनारे बसा एक बंदरगाह शहर है। प्रशासनिक रूप से यह कोल्लम जिले में है और उस जिले का मुख्यालय भी है। तो कहाँ पड़ता है? ये रहा आपका केरल। केरल मतलब एक ऐसा राज्य जिसकी आकृति भी करेले के जैसी हो और नाम भी करेले के जैसा हो, यानी केरल। वो बात अलग है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षित यानी एजुकेटेड पर्सनालिटी अगर यहाँ कहीं मिलेगी भारत में तो वो आपको केरल के देखने को मिलेगी। और केरल में आपको मुथप्पन भगवान का मंदिर देखने को मिलेगा, जिसको शिकारियों को देवता कहा जाता है, जहाँ मांस और मदिरा आपको प्रसाद के तौर पर मिलेंगे। केरल के और तमिलनाडु के कालीकट तट पर ही भारत का खोजकर्ता माना जाने वाला वास्को डी गामा आया था, जहाँ पर जिमोरिन राजा ने उनका स्वागत किया था बड़े ही जोरों शोरों से। और यहाँ से वो काली मिर्च लेकर गया था जो अपने यहाँ बाजारों में उसने 60 गुना ज़्यादा लाभ पर बेची थी। बताओ भाई, इतनी जानकारी कम है क्या? दोस्तों जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करते रहें भाई। कड़वा करेला क्या बात है, कड़वा करेला। अरे करेला कड़वा बहुत है, लेकिन भाई साहब एक ये बात मानिए, उसमें इतने गुण होते हैं। गोलियां जो ज़्यादा कड़वी होती हैं वही ज़्यादा असरकारक होती हैं, ये बात मान के चलें आप। 90% लोग, हाँ जी बिल्कुल सही कहा। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? बताओ भाई, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? भारत, कनाडा, रूस या अमेरिका? भारत, कनाडा, रूस या अमेरिका? केरल वो राज्य है जो सतत विकास सूचकांक में टॉप पर है, बिल्कुल कंटिन्यूटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा आगे है, बिल्कुल सही कहा आपने। ममता देवी जी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा भाई, मुझको भी ऐसा ना लगे कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए। जल ग्रहण करो और आगे बढ़ते रहो। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ गए। पूनम गौतम जी कह रहे हैं सर सी आंसर होगा। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बी आंसर होगा। तृप्ति कौर जी कह रही हैं रसिया। रसिया, ओके ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे की चीटिंग में नहीं फंसते, मतलब चीटिंग नहीं करते हैं। आप अपने मन से, तन से, धन से आप लोग क्या कर रहे हैं? आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर तन से दे रहे हैं, मन से भी दे रहे हैं, धन से कैसे दे रहे हैं? अरे भाई, जो डाटा खर्च कर रहे हो बिना धन के थोड़ी ना आ जाएगा, डाटा भी तो पैसों में आता है। तो जितने लोगों ने कहा अमेरिका, उनको माथे पे हाथ मार के कहना पड़ेगा सर आंसर गलत हो गया, माफ़ी चाहते हैं। जो कह रहे हैं रूस, तो उनको रूस की मिसाइल से गड़बड़ कर दिया जाएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, भारत नहीं है, आंसर है कनाडा।
आंसर है कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। कनाडा ने क्या करा था, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था 2013 में। ठीक है, नासा के मुताबिक यह टेलीस्कोप इतना संवेदनशील है कि अगर चंद्रमा से कुछ दूरी पर कोई भंवरा भी उड़ रहा हो तो उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेंच गुयाना के रॉकेट के 5 के जरिए इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सका। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या गजब का सीन है। किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, बताओ भाई। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, रूप तेरा मस्ताना, जल्दी आंसर करो भाई। रूप सिंह स्टेडियम, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। अच्छा ये मुझे बताओ भाई, कप्तान रूप सिंह जो थे ये किन के भाई हैं? कप्तान रूप सिंह भारत के अंदर एक बहुत ही शानदार क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और वो किसके भाई हैं ये मैंने आपसे आंसर पूछा है। तो देखते हैं। सर जी मेरे यहाँ पर बारिश बहुत तेजी से हो रही है। अरे वाह क्या बात है, बरसात की ज़रूरत है, धरती प्यासी है, बरसात होने दो, बहुत ज़रूरत है इस पृथ्वी को ठंडी होने के लिए। बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण बीमारियां चरम सीमा पर हैं। कोरोना जैसी बीमारी भारत में आ चुकी है। प्रदीप जी हमको दूसरी क्लास से बुलाकर खुद नहीं आया। अच्छा, दूसरी क्लास से बुलाकर लाए हो। नहीं भाई, अगर वो दूसरी क्लास बेहतर लग रही तो वहाँ जाइएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो पढ़ना, वरना बिल्कुल मत पढ़ना। और डिसलाइक करने का मन करे तो डिसलाइक करना, क्योंकि आप लोग आज़ाद मुल्क में जी रहे हो, तुम पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आकांक्षा गुप्ता जी 5 का डी आंसर, रेखा यादव जी का 5 का डी आंसर, तृप्ति गौड़ जी कह रही हैं रोहतक। ओके 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 ओके, चलिए भाई। बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर। जो लोग आंसर कर रहे हैं मोहाली, उनका आंसर गलत है। जो लोग आंसर कर रहे हैं रोहतक, उनका भी आंसर गलत है। आंसर सही क्या है? आंसर सही है आपका बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में कैसे है, चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ने का काम करते हैं, जो आपकी बुद्धि को और साफ करे, तेज करे, तलवार की धार की तरह आपकी बुद्धि काम करे। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ग्वालियर में एक कैसा मैदान है? क्रिकेट का मैदान है। कैसा मैदान है? एक क्रिकेट का मैदान है। और स्टेडियम में अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय, अब तक कितने मैच हो चुके हैं? 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच हो चुके हैं। जो लोग क्रिकेट के बारे में कम जानकारी रखते हैं उनके बारे में बता दूं मैं। एक दिवसीय मतलब वनडे मैच। क्रिकेट में 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका T20 मतलब 20 ओवर का होता है, एक आपका 50 ओवर का होता है जो एक दिन में खत्म हो जाता है, और एक आपका टेस्ट चलता है जो 4 से 5 दिन आपका चलता है। बारिश चलती नहीं गिरती है। बिल्कुल सही कहा। किसने कहा? एग्जाम क्लासेस। हाँ बिल्कुल सही कहा। बारिश ऊपर से गिरती है, और बारिश अगर हिमालय में पड़ रही है तो बर्फ के रूप में गिरेगी, और अन्य किसी क्षेत्र में पड़ रही है तो बूंद के रूप में गिरेगी। और बारिश क्यों होती है आपको मैंने बताया था भाई। ओ गॉड, डी का उल्टा सर जी। डी का उल्टा भी कर दो, ऐसा नहीं है भाई। चलिए, एक दिवसीय मैचों की मेजबानी की जा चुकी है, और जिनमें से पहला मैच जो हुआ था वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। यहाँ पर जो पहला मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था, और 22 जनवरी 1988 को, कब दोस्तों? 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। और इस मैदान में फ्लड लाइट्स मौजूद हैं, यानी जो लिक्विड लाइट है, यह डे नाइट मैचों की भी मेजबानी कर चुका है। इसकी क्षमता 45,000 दर्शकों की है। मतलब 45,000 दर्शक बैठकर इसमें मैच देख सकते हैं। देखा? और कोई बात नहीं, लीजिएगा आप लोग साइड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं साइड हो जाता हूं बिल्कुल। बताइए, चले आगे। देखो भाई, ये है वो मैदान, ये है वो क्रिकेट का मैदान जहां पर 45,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम का नाम महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के ऊपर रखा गया था, जो एक स्वयं कप्तान ध्यान सिंह जी के छोटे भाई थे। देखो भाई, ध्यान सिंह जी के छोटे भाई थे कौन?
रूप सिंह जी। और अभी मैंने आपसे पूछा कि रूप सिंह जी किसके भाई थे, लेकिन अभी आपने आंसर नहीं दिया। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी और सेक्रेटरी जय शाह, सन ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, और जय शाह की कंपनी की वृद्धि को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है इनका केस। इनकी कंपनी 2013 में, जय शाह अमित शाह के बेटे की कंपनी 2013 में दिवालिया घोषित होने के कगार पर थी, लेकिन 2014 में सरकार आती है पापा जी की, और 2016 में जाकर कितना गुना लाभ कमाती है ये आप सर्च कर लीजिएगा, कितने मजे की कहानी है। चलिए बढ़े आगे। स्टेडियम का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1988 में आयोजित हुआ था, ये मैंने आपको बता चुका। और इस मैच में हुआ क्या था दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी, आपके लिए जाननी बेहतर है, वो क्या थी? जब वेस्टइंडीज ने भारत को 73 रनों से हरा दिया, भाई 73 रनों से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था इसमें। चलिए, ड्रैगन क्या है? अब तक का विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट, एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्य की आपूर्ति करता है, या एक अंतरिक्ष यान जो ऑर्बिट में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री को ले गया था। यह बृहस्पति के लिए चीनी प्रॉब है। बताओ भाई क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से, और सेशन को करते रहिए शेयर। हाँ बहुत बढ़िया, एग्जाम क्लासेज जी, आप बड़ी बारीकी से देख रहे हैं किसने डीपी चेंज किया है, किसने डीपी नहीं चेंज किया है। अभी आप एग्जाम पर ध्यान दीजिएगा, जल्दी आंसर करें। अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, और मेहनत ही जिनका है करम धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। और एक बात आपसे बता दूं दोस्तों, एक हमारे, जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग बीकॉम ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, देयर इज अ टीचर इन माई क्लास, ही सेड अ शायरी। उन्होंने एक शायरी कही, और शायरी कितनी गजब की कह दी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा बेटा अब तुम नई नई ज़िंदगी में आए हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगी, तो आपको कुछ मतलब अपने पथ से भटकना नहीं है। तो उन्होंने एक शायरी के अंदाज में कहा था कि ये वक्त की फिसलन है तुम यूँ फिसल जाओगे, ये वक्त की फिसलन है तुम यूँ फिसल जाओगे, आएगा हवा का झोंका तुम झोंके में बह जाओगे, रुको सोचो समझो कि तुम्हें जाना किधर है, रुको सोचो समझो कि तुम्हें जाना किधर है, वरना एक समय ऐसा आएगा तुम किनारा नहीं ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों आप लोगों को अपने उद्देश्य से नहीं भटकना है। किसकी डीपी चेंज हो रही है डजेंट मैटर, किसने क्या किया डजेंट मैटर, बट व्हाट आर यू डूइंग इज इट मैटर, इट इज मैटर। ये मैटर करता है कि क्या तुम कर रहे हो। थैंक यू सो मच कि आपको ये लाइनें पसंद आई। हाँ एग्जाम क्लासेस जी, मैं अगर ज़्यादा बोल गया हूँ आपके लिए तो आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत बेहतर बात आपके लिए। चलिए ड्रैगन क्या है? ड्रैगन एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्यों की आपूर्ति करता है। कौन है? ड्रैगन। ठीक है भाई, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? बताओ भाई, किस देश के? इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। आप चाहो तो इस क्लास को बहुत ही खुशनुमा बना सकते हो, लेकिन चाहोगे तब। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। एक हिंट दे सकता हूं मैं आपको, इसका आंसर करने वालों को एक हिंट दे सकता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर वो देश है जिस देश में महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले बनी थी। मतलब उस देश में दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब आपको पता लग गया होगा कौन सी। क्या हॉकी के हैं भाई? अच्छा, उनके ध्यानचंद जी के बारे में। हाँ जी, ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी हैं। जितेंद्र कुमार जी 60 का सी आंसर, सीमा गौतम जी ए आंसर, ममता देवी जी का बी आंसर, अंजुरानी जी का बी आंसर, तृप्ति गौड़ जी का सर जी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, हक से डांटो। चलिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना मुझे सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तृप्ति गौड़ जी
कह रही है श्रीलंका आंसर होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इट इज द राइट आंसर। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। कौन सा मुल्क है भाई? श्रीलंका। श्रीलंका हमारे भारत से पाक जल संधि के माध्यम से जुड़ा है। पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका हमारे भारत से जुड़ा है। और भैया श्रीलंका को भारत का आंसू भी कहा जाता है, भारत का आंसू भी कहा जाता है। पर एक बात आपको बताऊं दोस्तों, आंसू एक ऐसा शब्द है, कभी आपको सचिन कुमार निगम जी ने पढ़ाया होगा। आंसू कैसा शब्द है बताओ? क्या ये सदैव एक वचन रहता है या सदैव प्रवचन मतलब बहुवचन रहता है या दोनों रहता है? बताओ भाई। श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर है। और श्रीलंका के बीच आपको यहीं पर देखने को मिलेगा पम्बन द्वीप, यहीं पर देखने को मिलेगा रामेश्वरम द्वीप। कौन सा भैया? रामेश्वर द्वीप। यहीं आपको मिलेगा पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हुआ कलर सभी का भाई? ओके, हाँ बिल्कुल, राजपक्षे श्रीलंका में भाई भाई की सरकार है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी बिल्कुल सही कहा विरुद्ध द्विवेदी जी, आंसू हमेशा बहुवचन होता है। उसके आंसू निकल पड़ा नहीं, उसके आंसू निकल पड़े, उसके आंसू निकल पड़े, हमेशा ऐसा आपने सुना होगा। बहुवचन भी है, तो बहुवचन भी नहीं, बहुवचन ही है। चले बड़े आगे। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानोव, इवान चतुर्थ या बोरिस गोडनोव? बताओ भाई जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर करो। हाँ जी, आंसू बहुवचन है, एग्जाम क्लासेस जी, मैं समझ चुका। हिंदी पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है दोस्तों। हिंदी अगर आपने सही से पढ़ी है ना, बहुत आनंद आता। हिंदी के जब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे दोहे, सोटा, छंद, रस, अलंकार, संधि और वर्णमाला, मतलब बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है हिंदी। और बोलने के बारे में तो और भी बढ़िया। और संस्कृत उसकी भी माँ है बोलने के बारे में। एक हमारे गांव के पंडित जी थे, वो बस में कभी वो सफ़र करते थे, तो उसको एक मतलब कंडक्टर ने कुछ बोल दिया उनको, हमारे साथ पढ़ा करते थे, तो उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसा करके उसके ऊपर मंत्र से मार दिया। उसको लगा कंडक्टर को यार इसने तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दी। बोला भैया देख, श्राप वगैरह तो दे मत, साफ वगैरह तो दे मत, चाहे तो पैसे वापस ले ले। तो बड़ी संस्कृत भाषा और इंग्लिश भाषा और आपकी उर्दू लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छी जुबान से बोली जाती है, मतलब गलती कम कराती है। आकांक्षा जी कह रहे हैं 61 का बी आंसर होगा। पूनम गौतम जी सी आंसर बी सी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी का ना बी है ना सी, आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट इसका राइट आंसर है। जो लोग आंसर ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो भैया भाषा का देखिए, सही भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू विल हैव टू स्पीक फ्लुएंटली, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड लिसन टू केयरफुली यू। ठीक है, सुपर से ऊपर का सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई। ज़्यादा भाई ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर शेयर कर दिया सर खाते से पैसे कट जाते हैं। चलो भाई, हो सकता है आपके खाते से पैसे कट रहे हो। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, नोबेल संग्रहालय विश्व में कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क या लंदन? स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क या लंदन? बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी तेजी के साथ आप लोगों का आंसर आना चाहिए। एक हिंट मैं दे सकता हूं आपको, पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं वो वहीं पर होते हैं, जो इसका आंसर है। बताओ भाई, जल्दी से आंसर करिएगा। स्टॉकहोम, 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 स्टॉकहोम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टॉकहोम बिल्कुल सही आंसर आपने करा है। अच्छे से आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है। प्रदीप जी लेट क्यों आए हो दोस्त? क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ममता जी को बताइएगा लेट क्यों आए हैं।
फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई और आप जल्दी चल दोगे। आंसर तो इसका यही होगा, लेकिन अतुल सर आपके लिए फिर क्या कहेंगे? देर से आना जल्दी जाना ओ साहिब ये ठीक नहीं। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। इस संग्रहालय में नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के इतिहास के साथ साथ पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानकारी दी जाती है, मिलती है या संजोकर रखी जाती है। भाई फटाफट शेयर करिएगा सभी। ये है वो संग्रहालय जो आप देख पा रहे हैं, यही वो संग्रहालय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व का नोबेल संग्रहालय कहा जाता है या नोबेल म्यूजियम के नाम से इसको पुकारा जाता है। ममता जी कह रही कि हमको बुला कर लाए हैं और खुद लेट हो गई। बिल्कुल सही बात है भाई, हो जाता है कई बार ऐसा हो जाता है। बिचौलिया होता ना, बिचौलिया वो बारात को निकालता, बिचौलिया क्या करता, चलो भाई चलो जल्दी बारात निकलने वाली चलो, तो सारी बारात को निकाल देता, फिर सबसे बाद में आता। तो हो सकता है हमारे लिए मेहनत करी हो, नित्य क्लास की जो बारात निकालने में मेहनत करी है इन्होंने, तो इस वजह लेट हो गए हों। चलिए बढ़े आगे। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? बताओ यार, इतने खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अतुल सर बेवजह मजाक के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हमें लुभाने के लिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं विद डेट और विद एग्जाम ने मतलब किस एग्जाम में पूछा गया है मैं सब बताऊंगा, कब ये पूछे गए हैं। सभी के सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन है, मतलब PYQs हैं, सभी के सभी पूछे हुए हैं भाई। सभी लोगों लाएं, अपने दोस्तों को लाएं, बिल्कुल सभी अपने दोस्तों को लाएं, अपनी सखी सहेलियों को जोड़ें, अपनी चाची आंटी ताई जो बेचारी अभी सीटेट क्वालिफाई करना चाह रही हैं, अभी बच्चों के चक्कर में बेचारी तैयारी कर रही हैं, उनको भी जोड़ें। वो अंकल जी जो बेचारे हताश होकर बैठे हैं उनको हमारे बीच लाइएगा, हम काम करेंगे उनको हंसाने का भी और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का भी। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर करें। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? नेस्ले, द हर्ष कंपनी, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, पियरसन्स। बताओ भाई जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर? एग्जाम क्लासेज अगर तबीयत खराब है तो पहले आप आराम करिएगा, सबसे पहले आपकी तबीयत की बात है, बिकॉज अगर आज के समय में हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ बढ़िया है। क्लास रिकॉर्डेड बाद में पड़ी रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन तबीयत अगर ज़्यादा खराब होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप तबीयत को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, आप इसको लीव कर सकते हैं, क्लास को बाद में देख लेना। छतरी वाली मैडम, अरे किसको बोल दिया छतरी वाली मैडम? सत्यम जी। चलो अभी आंसर होगा जोसेफ फ्राई, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, जोसेफ फ्राई एंड सन्स। जोसेफ ने फ्राई कर दी चॉकलेट, जोसेफ ने अपने सन के लिए चॉकलेट को फ्राई किया, जोसेफ ने अपने सन के लिए चॉकलेट को फ्राई किया, यानी जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने चॉकलेट बार का निर्माण किया। ठीक है, तो कैंडी बार इतिहास वास्तव में 1847 से शुरू हुआ था, मतलब भारत के आज़ाद होने से 100 वर्ष पहले, भारत के आज़ाद होने के 100 वर्ष पहले पहला चॉकलेट बार ब्रिटेन में जोसेफ फ्राई और उनके बेटे द्वारा बनाया गया था, और जिन्होंने कोको पाउडर और चीनी से बने पेस्ट को बार के आकार में दबाया था, मतलब प्रेस किया था। चॉकलेट बार को 1849 में और विकसित किया गया जब जॉन कैडबरी ने चॉकलेट बार का अपना ब्रांड पेश किया था। कैडबरी चॉकलेट, डेयरी मिल्क, क्या सब आपने नाम सुना होगा। चॉकलेट के नाम पर भूख लगी है। देखिए चॉकलेट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन भी होगा जो इसको ना पसंद करता होगा। चॉकलेट को बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है, चॉकलेट को बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है दोस्तों। बड़े आगे देखिए, जीभ ना ललचा जाए आप लोगों की चॉकलेट को देखकर, लेकिन मेरा उद्देश्य आपके स्वाद को बेकार करना नहीं है। बताइए, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? बताओ भाई, प्रसिद्ध यात्री जहाज किस देश का था, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करें। प्रसिद्ध यात्री जहाज किस देश का था?
चॉकलेट वाले अंकल को नमस्ते। नमस्ते पूनम गौतम जी, सभी को नमस्ते। स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। और मैं अतुल कुमार मसौतिया आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप लोग यहां आकर खुश रहें, आप लोगों को ये परिवार अच्छा लगे। यूएसए यूएसए यूएसए, बताओ भाई प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस? बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, मतलब बहुत लेट से आंसर करते हो, देर करते हो। आंसर है भैया ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो शुरू से ही यूरोपियन जो संघ रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्री रहे हैं, वो पानी के जहाज के बारे में अग्रणी रहे हैं। यही कारण था कि यूरोपियन नाविक वास्को डिगामा ने पानी के जहाज के मतलब पानी के रास्ते भारत को खोजा। और कुछ ऐसे हैं कहकर कि भारत का खोजकर्ता वास्को डिगामा। क्यों भाई? जब भारत की खोजकर्ता भारत को खोजा था वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में। जब भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई तो फिर 712 ईस्वी में मीर कासिम ने किस पर आक्रमण करा था? है लॉजिक वाली बात नहीं? 712 ईस्वी में मीर कासिम भारत पर आक्रमण करता है, 1001 ईस्वी में एक भारत पर आक्रमण होता है, 1024 ईस्वी में भारत में आक्रमण होता है, और 1025 ईस्वी में भारत में आक्रमण के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी लूट जो होती है महमूद गजनवी के द्वारा, और 1025 में सोमनाथ का मंदिर, 1024 में शिव का मंदिर। मतलब तब भी तो भारत था 1498 से पहले। भारत की समुद्री रास्ते से खोज करने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाए तो वास्को डिगामा है, भारत का खोज करता। नहीं मान सकता मैं उसको। गलत के बम बोले, हाँ जी बिल्कुल, भारत का खोज करता वास्को डिगामा था जो भारत में 1498 में आया था। यही तो बात है, भारत का खोज करता नहीं, भारत का समुद्री रास्ते से खोज करता। ग्रेट ब्रिटेन इज द राइट आंसर। देखिए आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथैम्पटन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था। 10 अप्रैल 1912 को जब वो रवाना हुआ, 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को, कब दोस्तों? 14 अप्रैल 1912 को, 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई। जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक है। यानी अब आप एक शब्द का मतलब समझे। शांतिकालीन समुद्री आपदा। शांतिकालीन समुद्री आपदा का मतलब है ना ही तो कोई तूफान आया था, ना ही कोई बाढ़ आई थी, ना ही कोई भूकंप आया था, ना ही कोई ज्वालामुखी फटा था। एक बहुत बड़ा मतलब 2-3 बहुत बड़े शिला थे, बर्फ के पहाड़ थे जो समुद्र के अंदर थे। उनकी जानकारी पहले मिल चुकी थी, लेकिन जो इसके मालिक थे उन्होंने कह दिया कि आप आगे बढ़ाओ और इसकी स्पीड तेज करो टाइटैनिक जहाज की। जो पायलट था उसने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। हुआ कुछ यूँ, जहाज बहुत बड़ा था और रडार पड़ गई छोटी। जहाज बड़ा रह गया, रडार छोटी पड़ गई, और जहाज की रडार यह पकड़ नहीं पाई कि हिमशिला कहाँ पर है। हिमशिला से पहले वो जहाज नहीं मुड़ पाया और सीधा हिमशिला से जाकर टकरा गया। और हिमशिला से जाकर टकराने पर यह हादसा हुआ। और सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी, उस जहाज में बहुत सारी सुख सुविधा थी, उसके बावजूद भी भारत में मतलब उसमें इस जहाज में 1517 लोगों की जान चली गई। ये वो टाइटैनिक जहाज है जिसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। यही वो टाइटैनिक जहाज है। हाँ भी सभी लोग गुड मॉर्निंग वगैरह करते रहो, सेशन को एक बार शेयर करते रहो। देखिए टाइटैनिक जो जहाज है उसके डूबने का कारण क्या है? कई बार आपसे पूछ लेता है भाई टाइटैनिक क्यों डूबा, टाइटैनिक क्यों डूबा। देखिए टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। मतलब उसके मालिक ने कह दिया था कि दौड़ाओ, जो होएगा देखा जाएगा, वीर तुम बढ़े चलो। लेकिन वीर को तो पता था कि आगे हिमशिला है, लेकिन मालिक को लग रहा था नहीं यार हमने तो बहुत कुछ करा है, उससे पहले ये मुड़ जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता चला और रडार नहीं पकड़ पाई और नहीं मुड़ा। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने, कौन थे इसके मालिक? जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को
दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। एक तो इसके मालिक कौन थे, इसके मालिक जे ब्रूस स्मिथ, और इसके कप्तान कौन थे, एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टानें आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटी पड़ गई। जहाज बहुत ज़्यादा बड़ा था और रडार छोटी पड़ गई। इस कारण क्या हुआ दोस्तों, इस कारण यह हुआ कि यह मुड़ नहीं पाया और जा टकरा दिया उस हिमशिला में। अब देखो कितना बड़ा जहाज था, लेकिन समुद्र में जो बर्फ़ की वो पर्वत होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं। भाई शेयर भी करते रहिएगा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, बताओ भाई, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, आंसर करो। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन आंसर आ रहा है। मार्टिन आंसर जल्दी 65 का आंसर करिएगा। बाकी सभी लोग भी आंसर करें भी, आंसर सभी लोगों को करना है। बहुत बढ़िया, पूनम गौतम जी ने आंसर सी करा है। अब क्या कहें आकांक्षा गुप्ता जी, इतनी मेहनत की जाती है उसके बावजूद भी आप लोग वो मज़ा नहीं देते जो क्लास में आना चाहिए। चलिए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर आता है मार्टिन कूपर। किसने किया था? इनका पूरा नाम क्या था? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। और ग्राम बेल ने केवल फ़ोन का आविष्कार किया था जो लैंडलाइन वाला था। बढ़ा आगे, ये रहा, ये वो मोबाइल फ़ोन था जो सबसे पहले बना था और जो इसको हाथ में पकड़ कर दिखा रहे हैं ये हैं आपके मार्टिन कूपर। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने 3 अप्रैल 1973 को बनाया था। अगर आप देखिए, आप अपने हाथ में मोबाइल लिए फिरते हैं, शायद ये जानकारी आपको पहली बार मिल रही हो कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल जो बना था वो मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। और दुनिया का सबसे पहला मोबाइल जो बनाया था वो मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? मार्टिन कूपर थे। और 3 अप्रैल, कौन दोस्तों? 3 अप्रैल 1973 को ये बनाया गया था। उस मोबाइल का नाम डायना TNC 8000X था। उस मोबाइल का नाम क्या था? डायना C 8000X था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, क्या आ जाए, चलिए आंसर करते रहे भाई। देखो भाई, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। 13 अप्रैल 1973 को मोबाइल फ़ोन का बर्थडे दर्ज किया जाता है। देखो दोस्तों, जो मोबाइल फ़ोन हम तुम अपना यूज़ कर रहे हैं ना, जिस मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से आप क्लास देख रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस मोबाइल फ़ोन का जो बर्थडे आता है ना वो 3 अप्रैल को आता है। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिवस से 11 दिन पहले आप मोबाइल फ़ोन का बर्थडे मना सकते हैं। प्रदीप जी, लाइट आज नहीं आ रही है। अच्छा, सुमन दुबे जी हमसे जुड़ चुकी हैं जयपुर नगरी, गुलाबी नगरी से। स्वागत है सुमन जी आपका, कहाँ थी अब तक? अच्छा, सत्यम जी आकांक्षा सिस्को नमस्ते कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही वह तारीख है जब मोबाइल फ़ोन सबसे पहली बार उपयोग किया गया था। सबसे पहली बार उपयोग जो किया गया था वो इस डेट को किया गया था। दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था। बढ़े आगे, अब बात करते हैं उस जो मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था ना, उस मोबाइल फ़ोन का वजन कितना था। अब आपको सुन के ये बड़ा अचंभा होगा कि जो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बना था, दुनिया का जो सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बना था, उसका जो वजन था 2 किलोग्राम था। कितना था? 2 किलोग्राम। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल का वजन 2 किलोग्राम था, जिसमें एक बैटरी लगी होती थी और एक बड़ी सी बैटरी को कंधे पर लटका कर चलना पड़ता था। बड़ी सी बैटरी को कंधे पर लटका कर चलना पड़ता था, तब उस पर फ़ोन पे बात हुआ करती थी। देखो कितनी टेक्नोलॉजी ने कितना विकास किया है, कितना डेवलपमेंट किया है।
दोस्तों इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस लाइव सेशन सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करते रहें। देखिए, एक बड़ी सी बैटरी को कंधे पर लटका कर चलना पड़ता था और एक बार चार्ज होने के बाद उस मोबाइल से 30 मिनट तक बातें की जा सकती थी। बताओ, एक बार चार्ज होता था, मात्र 30 मिनट बातें हो सकती थी, लेकिन उसे दोबारा चार्ज करने के लिए 10 घंटे का समय लगता था। बताओ, 10 घंटे चार्ज करो, 30 मिनट बातें होती थी। कैसा मोबाइल था। और आप 10 मिनट चार्ज करो, 10 घंटे बात करो, खूब करो, रात भर लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 65 विल्सन। अच्छा, एक चीज़ तो बताने भूल गया मैं। देखिए, 1973 में मोबाइल फ़ोन की जो कीमत उस टाइम में निर्धारित की गई थी 2700 अमेरिकी डॉलर थी, यानी 2 लाख रुपए के करीब इसको माना जाता है। 10 साल बाद फिर से एक बार मोबाइल लॉन्च होता है, ठीक 10 साल बाद। 10 साल बाद वर्ष 1983 में मोटोरोला ने आम लोगों के लिए पहली बार मोबाइल बाजार में लाया, जिसका नाम था मोटोरोला डायनाटेक 8000X। इसमें 30 मोबाइल नंबर भी सेव किए जा सकते थे। मतलब आज आप अपने मोबाइल में हज़ारों के तादाद में नंबर सेव कर सकते हैं, लेकिन उस समय केवल 30 नंबर ही सेव कर सकते थे। आप 30 नंबर ही सेव कर सकते थे। चलिए देखिए इधर, इसमें 30 मोबाइल नंबर ही सेव किया जा सकता था और उस समय उसका मूल्य 3995 अमेरिकी डॉलर यानी 2,95,669 रखा गया था। बताइए, उस समय की कीमत थी ये। बैंडेड का आविष्कार किसने किया? बताओ भाई। दुनिया, आप लोगों ने चोट लगने पर बैंडेड लगाई तो होगी, बहुत से तो इसको बैंडेज कहते हैं, मतलब बोलते ही गलत हैं। बहुत से बोलते हैं बैंडेड, बहुत से बोलते हैं इसको बैंडेड, तो गलत है। ये क्या है? बैंड एड। बैंड मतलब उसको बैंड किया जा सकता है, एड मतलब सहायता। एक ऐसी बैंड, एक ऐसे स्टिकर जिसको चिपकाकर सहायता की जा सकती है किसी चोट में। बताओ भाई। अच्छा सुमन जी, आपको 2 दिन से फीवर आया है, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आजकल की बीमारियां बड़ी परेशान कर रही हैं। 66 का बी आंसर, 66 का बी आंसर आप लोगों ने किया। एलन ग्रांट, आर्ल डिक्सन, लुइस पार्चर, फ्रैंक एम्परसन। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं दोस्तों, जो बैंडेड का निर्माण किया गया था, पता क्यों किया गया था? बैंडेड का जो निर्माण किया गया था वो एक लविंग स्टोरी है इसके पीछे। अपनी पत्नी की मोहब्बत में किया गया था। अब आप कहेंगे अरे गुरुजी क्यों बेकार की बनावटी बातें कर रहे हो? बनावटी बातें नहीं कर रहा। देखिए, इसमें जो राइट आंसर है, जो भी चारों में से एक भी बताऊंगा, उसकी पत्नी जब घर पे काम करती थी तो उसकी पत्नी के जब हाथ कट जाया करते थे, जो कहीं चोट लग जाया करती थी, तो वो उसको कंपनी से वापस आना पड़ता था पट्टी करने के लिए। वो भी एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। तो उसने क्या काम करा, यार मुझे बार बार घर जाना पड़ता है, तो उसने एक कॉटन लिया, एक जालीदार कपड़ा लिया और उस कॉटन को, जालीदार कपड़े को और एक रबड़ बैंड को, मतलब एक उसमें लास्ट नाम की एक टेप को उसमें जोड़ दिया और क्या कर दिया दोस्तों, एक बैंडेड तैयार कर ली। ये किसने करी थी? एल डिक्सन ने। एल डिक्सन ने सबसे पहली बैंडेड बनाई थी। एल डिक्सन ने किसके लिए बनाई थी? अपनी पत्नी के लिए। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करने वाले, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करने वाले एर्ले डिक्सन की पत्नी जोसेफिन अक्सर खाना बनाते समय अपना हाथों को काट लिया करती थी, मतलब कट जाया करते थे, कोई जान के नहीं काटते हाथों को, हाथ कट जाते थे और जला लेती थी। चूंकि वो तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते थे तो अकेले पट्टी करना पत्नी जोसेफिन के लिए मुश्किल होता था। अब पत्नी को दर्द हो और पति को मलाल ना आए तो फिर बेकार है ऐसे पति का पति कहलाना। तो फिर क्या हुआ? फिर एक निर्माण हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो उसी दौरान एक आविष्कार हुआ, किसका? बैंडेड का। तो आपको दिख रही होगी जब किसी के चोट लगती है तो ये बैंडेड का प्रयोग किया जाता है। सुपर क्वेश्चन एंड सुपर सेशन सर जी, थैंक यू सो मच। लेकिन सुपर से भी ऊपर बनाने का काम आप तब कर सकते हो जब सेशन को करोगे आप लोग शेयर। देखिए, डिक्सन चाहते थे,
जो डिक्सन थे, डिक्सन चाहते थे कि उनकी पत्नी आसानी से खुद पट्टी कर सके, इसलिए उन्होंने जॉनसन कंपनी के दो शुरुआती उत्पाद चिपकाने वाले टेप और जालीदार कपड़ा ले लिया और उन्हें सर्जिकल टेप का एक लंबा टुकड़ा बिछाकर जोड़ दिया। सर्जिकल टेप आती है ना एक कपड़े वाली, उसका लंबा टुकड़ा लेकर उसको जोड़ दिया और फिर बीच बीच में जाली कपड़े की एक पट्टी लगा दी। टेप के गोंद को चिपकाने से रोकने के लिए क्रोनोलिन कपड़े से ढक दिया गया। तो इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बैंडेड का आविष्कार किया। बताओ भाई, देखो है नहीं मजे की बात, बैंडेड का आविष्कार किया। आज के ज़माने में तो पड़ोसियों की भी दर्द देखने के होने लगता है। सर बीवी तो बीवी होती है। हाँ जी, बीवी तो बीवी होती है। ससुरा तीरथ, सासू तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घर वाली है। ये आपने गाना सुना होगा। जब उन्होंने ये बात अपने बॉस को बताई, किसने? एर्ले डिक्सन ने। जब उन्होंने अपनी ये बात अपने बॉस को बताई तो वो बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए और इस तरह बैंडेड को व्यावसायिक जगत में एक उत्पाद के तौर पर लाया गया। मतलब फिर उसको एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक मेडिकल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पेंडुलम, आंसर करो भाई। शेयर भी करते रहो भाई सेशन को, जल्दी 20 के पार पहुंच जाओ फटाफट जल्दी। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, फ्रेडरिक जॉन्स या डेविडसन जा? जय गुरुदेव। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्या बात है तृप्ति जी। सर जी शेयर करने वाले सुपर बनाते हैं, बट उसको सही सुपर तो जिनको शेयर किया जाता है वो सेशन ज्वाइन करके तब सेशन सुपर होता है। थैंक यू, बिल्कुल सही कहा तृप्ति जी आपने, बिल्कुल बढ़िया कहा। होता क्या है देखिए, किसी भी व्यक्ति को लगातार बने रहना होता है, तब उसको एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल समझ में आती है, टीचर की भावनाएं, टीचर की क्वालिटीज़, टीचर का जो कंटेंट है, टीचर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है। वरना दुनिया भर के जो टीचर पढ़ा रहे हैं सभी बढ़िया पढ़ाते हैं। आई रेस्पेक्ट ऑल टीचर्स, जो इस संसार में पढ़ा रहे हैं सभी का मैं सम्मान करता हूँ। कोई टीचर बेकार नहीं, सब बढ़िया हैं। थैंक यू सो मच तृप्ति गौर जी। कोई बात नहीं, मत शेयर करिएगा, पढ़ते रहिएगा, बस अपने समय को बर्बाद मत करें। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया बताओ जल्दी। हाँ निकाल लेंगे भाई। ठीक है, ले आओ जल्दी। आ गया, देखो देर। अब इसमें आ जाओ भी। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले पेंडुलम जो बनाया था वो तो गैलीलियो ने बनाया था, लेकिन जो पेंडुलम था वो पेंडुलम घड़ी जो थी वो पूरी नहीं कर सके थे। ये पेंडुलम घड़ी जो थी वो उसको पूरा नहीं कर सके थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ये दिया है तो हमें आंसर भी क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर भी यही करना पड़ेगा। इससे आंसर हमें अलग नहीं करना है। देखो ये होती है पेंडुलम घड़ी, इसमें पेंडुलम होता है लटका हुआ, वो टन 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 है जी। इस तरीके से घंटा बजता रहता है जिसे आप बजाते हैं भाई। बहुत बढ़िया, इस बार आपका लगा है कि जैसे आप सेशन को बढ़िया बनाते हैं। सभी लोग फटाफट आंसर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? अरे देखो कितनी गजब के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी आंसर करो भाई। अरे वाह, क्या बात है संजय कुमार जी, दिन निकला नहीं और दावत मारी आए। बहुत बढ़िया, यू आर सो लकी कि कोरोना काल में आपको दावत मिल रही है। अच्छा अंजू रानी जी, कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे उस टॉपिक से नहीं है, टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई बात नहीं। चलिए, सैमुअल कोबॉल्ट
सैमुअल कोबल्ट, जिसने आंसर करा है बिल्कुल सही करा है। सैमुअल कोल्ट को ही क्या माना जाता है, रिवॉल्वर का यानी पिस्तौल का आविष्कारक माना जाता है। एक्चुअल में बात करें सैमुअल कोल्ट की, तो सैमुअल कोल्ट ने कुछ मतलब इसको आविष्कारक कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आविष्कारक है। क्यों? इसने रिवॉल्वर में जो वो लगती है ना, मतलब बहुत सारी गोली एक साथ डल जाती हैं, वो गरारी बनाने का काम किया था। अभी दिखाता हूँ आपको पिस्तौल के, ये है पिस्तौल, पिस्तौल में ये गरारी आपको दिख रही हैं, इसको बनाने का काम किया था, क्योंकि उससे पहले बन तो चुकी थी, लेकिन उसमें बार बार उसको डालना पड़ता था, बार बार उसको डालना पड़ता था, लेकिन अब एक ही बार में काम है। अच्छा सर, भैया जी एक हफ्ते से घर नहीं आए हैं, उधर ही दावत पर हैं। भाई ज़्यादा दावत दुख दे जाएगी, इतनी दावत मत खाइएगा, अपने पास होने की दावत खिलाइएगा। सैमुअल कोल्ट अमेरिका में रिवॉल्वर का सबसे बड़ा सौदागर, रिवॉल्वर का सबसे बड़ा सौदागर। हालांकि कोल्ट ने कभी रिवॉल्वर का आविष्कार करने का दावा नहीं किया, लेकिन उसने रिवॉल्वर में छोटा सा घूमने वाला एक सिलेंडर जोड़ा था, जिसमें गोली भरी जाती थी और बार बार गोली लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह की रिवॉल्वर को कोल्ट रिवॉल्वर कहा जाता है, मतलब जिसमें बार बार गोली भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भी उस ऐसे रिवॉल्वर को क्या कहते हैं, कोल्ट रिवॉल्वर के नाम से जानते हैं। कोल्ट रिवॉल्वर के नाम से इसको जानते हैं। ये रही, देखिए ये है कोल्ट पिटरसन रिवॉल्वर। देखिए 1836 में पहली बार उसने इस तरह की रिवॉल्वर का पेटेंट करवाया। कोल्ट ने कहा था कि रिवॉल्वर में ये सिलेंडर लगाने का आइडिया उसे समुद्र में आया। समुद्र में कैसे आया, क्योंकि बार बार उसको दिक्कत आ रही थी। इसमें इससे पहले 16वीं सदी में जर्मनी की रिवॉल्वर थी, जिसमें एक ही बैरल होती थी और एक ही फायर किया जा सकता था, बार बार उसे लोड करना पड़ता था। अब देखो अगर इतनी बार लोड करोगे तो इतनी देर में सामने वाला मारकर भाग जाएगा। तो भैया इन्होंने कुछ बेहतर करा, तो इसलिए इनको ज़्यादा जाना जाता है। बढ़ते आगे, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बर्ड साइस ने, लेवस ई वाटरमैन ने, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने या ऑक्सबर्ग ने? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, बताओ भाई। आपने 3 इडियट मूवी देखी थी, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जब वायरस एक बात कहते हैं, प्रोफेसर वायरस के नाम जिनको पुकारा जाता है, वो एक बात कहते हैं कि फाउंटेन पेन को जब एरोप्लेन में बैठकर जाते थे लोग, तो फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती थी। ऐसा ना हो इसलिए बॉल पेन का निर्माण किया गया, और इस बॉल पेन ने इस बॉल को पेन को बनाने में इतने रुपए का खर्चा आया। तभी आमिर खान ये कहता है कि सर इतने रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या थी, पेंसिल का यूज़ कर लिया होता, पेंसिल को तो स्याही भी नहीं निकलती। तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वायरस जी, लेकिन उसका आंसर देते हैं, उसका आंसर देते हैं, बाद में देते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में अगर आप अंतरिक्ष में या जहाज में अगर इसका प्रयोग करते हैं ना, तो उसकी जो नॉब है, निब है, वो टूट कर इधर उधर घूमती फिरेगी और आंखों में घुस जाएगी, तो इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या आएगा भैया? आंसर आएगा ये किसने कहा भी? जल पुरुष ने बिल्कुल सही कहा, वाटरमैन। देखिए फाउंटेन पेन आविष्कार लेविस वाटरमैन ने 1884 में यूएसए में किया था। अब कहीं कहीं पर वाटरमैन, देखिए किसको फाउंटेन पेन का आविष्कारक कहीं पर पोनेरियो जी को भी माना जाता है 1827 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने जो कंप्लीट चीज़ थी उसको दिया था। आगे बढ़े और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं, बताओ थॉमस क्लिफर्ड किस आविष्कार से जुड़े हैं, ये आपको आंसर करना है। एक्सरे मशीन से, क्लिनिकल थर्मामीटर से, स्टेथोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से? जल्दी से, समय हो चला है, पूरा 12 बज चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
बताओ भाई इसका आंसर कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में आज ही के दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए दोस्तों मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। धन्यवाद, टेक केयर, गुड डे, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।